हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्याकरण का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज एंड सीटेट स्पेशल, आप उसको लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। देखिए, ये नहीं सोचना है कि ये केवल जो व्याकरण चल रहा है वो केवल सीटेट के लिए है, क्योंकि व्याकरण का कोई क्लास नहीं होता है, कोई खास क्लास नहीं होता है। ये सभी लोग सभी क्लास में एक समान ही पढ़ते हैं। चाहे आप नाइन्थ में हो, टेंथ में, 11 ट्वेल्थ 8 क्लास, कोई भी क्लास है, आप इजिली आप इसको पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सीटेट तो मतलब स्पेशल है ही कि उसमें एक लैंग्वेज है तो पढ़ना ही है। तो चलिए, हम लोग आज टॉपिक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं व्याकरण का। और वो है हमारा टॉपिक हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। मतलब हम जानने वाले हैं, जैसे कि आप लोग तो ध्वनि वर्ण के बारे में जान चुके हैं कि वर्ण क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, इस सब के बारे में। इसमें हम लोग जानने वाले हैं अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। तो आइए इन सारी चीज़ को हम लोग कवर करते हैं। कोई लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ प्लेलिस्ट में है। टॉपिक बाय टॉपिक बना हुआ है फोल्डर, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कर सकते हैं। मैं पूरा क्या बताऊँ, आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन क्या है। ठीक है, तो चलिए। वैसे तो दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, मतलब मिला हुआ व्यंजन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले टॉपिक में जब वर्णमाला पढ़े हम लोग तो उसमें जान चुके हैं कि वर्णमाला जो है दो प्रकार के, एक स्वर व्यंजन है और एक, सॉरी, एक स्वर है, वर्ण है, और एक है व्यंजन वर्ण। तो अगर व्यंजन वर्ण दो ठो हो या दो से अधिक हो और वो आपस में जब मिलता है एक नया व्यंजन बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए छ, कवर्गी छ, और ये क, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, मिलके बना देगा स्व, क और स। तो छ भी जो है वो आपका व्यंजन है और क भी व्यंजन है, तो एक और व्यंजन बना दिया स। तो आपसे पूछा जाएगा कि स क्या है, तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन चार को दिखाया गया है, ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। मतलब कि टोटल चार संयुक्त व्यंजन है। याद कर लेना है कि टोटल संयुक्त व्यंजन कितने हैं जी, तो चार हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन है, तो आइए उनको समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चारों का नाम भी दिया हुआ है। पहला है हमारा छ और क मिल के बना, यहाँ पे बराबर रहेगा सौ। दूसरा है त्र, जो है, सॉरी यहाँ पे देखिए, अच्छा सही है, छ बनेगा क और स के मेल से, क और स, यानी क और स जब मिल जाएगा तो बना देगा आपका छ। उसी तरह त्र बनाने के लिए त और र का मिलना जरूरी है। ज्ञ बनता है ज और य के मिलने से, और स्र बनता है स और र के मिलने से। ठीक है ना? तो आपको याद कर लेना है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो चार होते हैं। एक होता है कवर्गी छ, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, और चौथा स्र। ठीक है ना? कौन किससे मिलके बनता है आपको याद रखना है। तो पहला होता है क और स के मेल से, ठीक है ना, जो कवर्गी छ कहलाता है। और त्र जो है तर के मेल से, ज्ञ, ज और य के, और स्र जो है स्व और र के मेल से बनता है। तो टोटल हमारा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितना हुआ बाबू, तो वो हुआ चार ठो। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है कि तो और र के मिलने से कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है, तो आप कहेंगे त्र। ठीक है ना? नीचे लिखा है कुछ लोग कवर्गी छ, त्र, ज्ञ और स्र को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर यह संयुक्त व्यंजन है, ये वर्णमाला नहीं है, ये संयुक्त
व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे आप लोग कभी भी वर्णमाला मत कहिए, वर्ण मत कहिए। ये वर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ण अकेला होता है, उसका वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग इसके बारे में। लेकिन ये तो टूटेगा ना दो भाग में, तो ये वर्ण कैसे होगा? ये आपका जो है वो संयुक्त व्यंजन है, ये वर्ण नहीं है। अब है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार क्या है, ठीक है? तो देखिए, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह पॉइंट में ऐसे ऊपर नहीं दे, पॉइंट है, जैसे संभव, संभव लिखा गया मो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का समझते हैं। जैसे कि पहला होता है क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंग। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पंचम वर्ण है, इसको पंचम वर्ण बोलते हैं। इसी तरह च छ ज में क्या होगा? च, छ, ज, झ, इय, इय पंचम वर्ण है सब में। उसके बाद आपका अण, न, म, ये पंचम वर्ण है। तो ये पंचम वर्ण के स्थान पर आता है, इसका प्रयोग होता है, किसका? अनुस्वार का। कैसे? जैसे कि मान लीजिए लिख दिया गया, यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में संभव, तो यहाँ पे मो है, ये पंचम वर्ण है। अब इसको हटा दीजिए, स, भ, व, ऊपर डॉट लगा दीजिए। तो ये जो अनुस्वार, इसको अनुस्वार पढ़ते हैं, अनुस्वार लग गया, ये पंचम वर्ण का काम कर रहा है, इसको भी पढ़ते हैं संभव, ठीक है ना? ऊपर पॉइंट लगा दिए तो क्या हो गया? संभव। उसी तरह से गंगा, अंग आता है, गंगा में अंग आता है, ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, मतलब अनुस्वार, तो वो गंगा हो गया। तो कभी भी इसका प्रयोग पंचम वर्ण यानी सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर ही किया जाता है। तो समझ गए अनुस्वार क्या होता है? अब आइए समझते हैं अगला। आपका है चंद्र बिंदु, या इसको अनुनासिक भी कहते हैं। चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहा जाता है, याद कर लेंगे। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका, नासिका मतलब होता है नाक, और मुख दोनों से किया जाए, मतलब किसी भी स्वर का उच्चारण करें, ठीक है ना? अगर आप उसका उच्चारण करते समय आपका नाक का प्रयोग हो रहा है और मुख, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे कि हंसना, तो देखिए आप लोग पढ़िए, हाँ, देखिए नाक पे सब पड़ेगा, हाँ, हाँ, हंसना, नाक एकदम भैया नाक से निकलेगा, हाँ, मुंह पर प्रेशर पड़ेगा और नाक पे, तो ये दोनों से निकल रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि ऊपर हम लोग लगा देते हैं ये चंद्र बिंदु, इसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक क्या है? जो नाक और मुख दोनों से जिसका उच्चारण किया जाए, और वो स्वर हो, क्या हो? स्वर हो, ध्यान ये भी रखना है। अब आता है विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह देख रहे हैं ना, डॉट में लगा है, उसी तरह लगाते हो विसर्ग है। जैसे अतः, तह, ह आ रहा है लास्ट में, देखिए अतः, ह, प्रातः, ह, समझ रहे हैं बात को ना? कहा जाए मनोहर, और उसके बाद उसमें विसर्ग लगा दीजिए, तो क्या पढ़ेंगे? मनोहरः, मनोहरः, यानी ह लास्ट में आएगा, तो वो विसर्ग है। और ये इसका अंतिम है आज का टॉपिक, थोड़ा इसको समझ लेंगे। जैसे दिया है कि वर्ण दिया हुआ है, उसका उच्चारण स्थान, तो अ, तो अ बोला जाता है कंठ और जीभ का निचला भाग। देखिए अ, कंठ पे देखिए असर पड़ रहा है, जीभ पे, अ, तो ये आपका कंठ, इसको कंठ्य कहते हैं। कंठ से जो बोला जाए, कंठ और जीभ से, उसको कहा जाएगा कंठ्य। जैसे आ, क, ख, ग, घ, ह, विसर्ग, ये सब का सब बोला जाता है आपका किससे जी? कंठ और जीभ के निचले भाग से। तो याद कर लीजिए, अ, आ, क से लेकर घ तक कोई भी विसर्ग हो और ह हो, जैसे अतः, देखिए एकदम कंठ पे असर पड़ेगा, तो इसको कहेंगे कंठ्य। अब है ई, च, छ, ज, झ, य, स, तालु और जीव, तालु और जीव से, इसको कहेंगे तालव्य। फिर है री, ट, ठ, ड, ढ, अण, अण, र, स, ये बोला जाता है मूर्धा और जीव से, तो इसको कहेंगे मूर्धन्य। जो मूर्धा और जीव से बोले जाए उसको कहेंगे मूर्धन्य। फिर है त, थ, द, ध, ल, स, देखिए सब में जाके जीव जो है दांत से टकरा रहा है,
तो दांत और जीभ की मदद से, तो ये है दंत्य। क्या कहलाएगा? दंत्य। फिर है उ, ऊ, प, फ, ब, भ, दोनों ओठ का ऊपर नीचे दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो ये कहलाता है ओष्ठ्य। क्या कहलाएगा? ओष्ठ्य। फिर है अंग, इय, अण, न, म, तो ये नासिका मुख, नाक के द्वारा, तो इसको अनुनासिक कहेंगे। ए, इसमें प्रयोग हो रहा है कंठ, तालु और जीभ, तो इसको कहेंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। फिर है आपका ओ, औ, तो यह है कंठ और होठ, कंठोष्ठ्य। व, दांत और होठ, दंतोष्ठ्य। सब याद रखना है आपको, और ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे कि और आर को सॉरी आर बोले हैं, र को प्रकंपित वर्ण कहते हैं, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, और अंग और ढ को उच्छिप्त द्विगुण वर्ण कहते हैं। ये नोट है, इसको याद कर लेना है। तो इस तरह आज का हमारा पहला टॉपिक ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।